हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हाई स्कूल का है, 10th का है। तो यहाँ से पहला चैप्टर उनका बायोलॉजी है, जैव प्रक्रम। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है, तो उसी के आधार पे हम आपको इसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब क्रिया। इंग्लिश में से बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, पहला डिफिनेशन यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों। जैव प्रक्रम इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखते हैं। जीवों में होने वाली जीवों में होने वाली जैविक जैविक क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जैसे श्वसन, पाचन, श्वसन, पाचन, उपापचय, उपापचयी क्रियाएं पोषण आदि। जैव प्रक्रम जीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी क्रिया करते हैं, श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं और उपापचय क्रिया भी करते हैं और पोषण भी करते हैं। इधर नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए नोट हो गए बच्चे, आगे पढ़ाते हैं। जैव प्रक्रम करने के लिए क्या चाहिए? जैव प्रक्रम करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? तो यहाँ देखिए, कोई भी जीव होगा अगर वो जैव प्रक्रम कर रहा है तो उसको चाहिए क्या? ऊर्जा। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन से। और भोजन में क्या होंगे? पोषक तत्व। क्या होंगे? पोषक तत्व। जैव प्रक्रम के लिए चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा मिलती है भोजन से और भोजन में होते हैं पोषक तत्व। ये प्रक्रिया करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्रक्रिया करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोषण। पोषण, जो जीवों की अपनी अपनी विधि होती है। समझ में आ गया बच्चों?
यहाँ देखो जय प्रक्रम, अगर कोई भी जीव अगर क्रिया करेगा तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से। अब भोजन में क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि पृथ्वी का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? पृथ्वी का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलिए बताते हैं। पृथ्वी का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। यहां तक नोट हो गया बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। अब हम जानते हैं बेटा कि पोषण क्या होते हैं। पोषण पोषण क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये हेडिंग डालो बच्चों, पोषण। जीवों में ऊर्जा ऊर्जा जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को पोषण कहते हैं। अब चाहे वो पौधे हो या जंतु हो, ठीक है, सबका अपना अपना पोषण विधि होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जबकि जो जंतु होता है वो क्या करता है कि अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे जीवों पर या पौधों पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से पोषण पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है बेटा स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। दूसरा परपोषी पोषण। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं इसको। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको कहते हैं बेटा हिट्रो। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इधर नोट कर लीजिए बच्चों। नोट हो गए बच्चों? आइए इसे शॉर्ट कर्व में कर देते हैं तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। बेटा चलिए यहाँ देखिए पोषण कितने प्रकार के लिखवाया हमने बेटा? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के पोषण लिखवाया। एक होता है आपका स्वपोषी पोषण और एक दूसरा आपका था, जो दूसरा आपका था वो था परपोषी पोषण। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे घबराना नहीं है, वहां दिया है या करके लिख देते हैं, या इसको जो है विषम पोषी पोषण
विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, दो प्रकार के पोषण है बेटा। फिर यहाँ पर स्वपोषी पोषण जो है वो भी कितने प्रकार का है, ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला है आपका नंबर 1, इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण। दूसरा है रसायन संश्लेषी पोषण। दूसरा है रसायन संश्लेषी पोषण। इसमें एग्जाम्पल जैसे पेड़ पौधे, और इसमें है रसायन संश्लेषी में एग्जाम्पल जैसे कुछ जीवाणु, नीले हरे सेल। तो स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी पोषण दो प्रकार के हैं, एक आपका प्रकाश संश्लेषी पोषण हो गया और दूसरा रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी का मतलब होता है कि क्या होता है, जो प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा भोजन बनाए, और जो रासायनिक विधि से भोजन बनाए उसे रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। तो जैसे पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं कि रासायनिक विधि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि नीले हरे शैवाल, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हो गए, तो वो क्या करते हैं कि रसायन संश्लेषी के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अगर बच्चों नोट हो गया, अब इसको चलो देख लेते हैं कि परपोषी पोषण। परपोषी पोषण का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहे, ठीक है। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये पहला है आपका बेटा समपोषी पोषण। समपोषी पोषण होते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होलोजोई। क्या कहते हैं, होलोजोई, ठीक। फिर नंबर नेक्स्ट है आपका मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेप्रोफाइटिक। फिर आपका है परजीवी पोषण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फिर आपका होता है सहजीवी पोषण, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आपका क्या हो गया, समपोषी पोषण, वृत्तजीवी पोषण और परजीवी पोषण और सहजीवी पोषण, ठीक है। तो जीवों में जिस प्रकार से जीव होते हैं, जैसे कि समपोषी पोषण हो गए, तो ये क्या करते हैं कि अपने भोजन को पूरा उठाते हैं और अपने माउथ में रखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आते हैं। वृत्तजीवी है तो ये क्या करते हैं कि सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। फिर परजीवी है, परजीवी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। अब सहजीवी पोषण, सहजीवी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहकर उनके साथ ही जीवन यापन करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, सहजीवी पोषण, जिसे इंग्लिश में सिम्बायोसिस भी कहा जाता है। जैसे कि लाइकेन, कवक और शैवाल जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या निर्माण करते हैं, लाइकेन। लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। लाइकेन को
प्रदूषण का संकेतक भी माना जाता है। जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। तो बच्चों इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, नोट हो गया। एक बार फिर समझ लो बच्चों कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण 2 प्रकार से होते हैं। प्रकाश संश्लेषी मतलब जो प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाए, रसायन संश्लेषी जो रसायन विधि से अपना भोजन बनाए या रासायनिक विधि से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषी, ठीक है, पोषण कहा जाता है। फिर आपका परपोषी पोषण हमने बताया समपोषी पोषण। समपोषी मतलब होता है कि होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब होता है कि जो अपने भोजन को पूरा निगल ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, समपोषी। इसमें आता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अभी लिखवाएंगे तो इसको भी लिखवा देंगे। फिर आपका है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करें उन्हें मृतजीवी, ठीक है, कहा जाता है। फिर आपका है परजीवी पोषण। परजीवी का मतलब होता है अपने पोषण के लिए, अपने ऊर्जा के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे जूं हो गया, खटमल हो गया, और एक पौधा होता है जिसे बोलते हैं अमरबेल, इंग्लिश में उसे कुस्कुटा कहते हैं। ठीक है। फिर सहजीवी। सहजीवी पोषण मतलब जो किसी जीव के साथ 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 जीवन यापन करे उसी को बोलते हैं सहजीवी। जैसे कि हमारे शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक वो बैक्टीरिया उसके साथ, ठीक है, सहजीवी यापन करते हैं। और लाइकेन का मैंने उदाहरण दिया है, तो यहाँ पर नोट हो गया बच्चों। चलो बारी बारी से समझा देते हैं। अब यहाँ पर स्वपोषी पोषण इन्हें कहते हैं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इस तरह से हेडिंग बना देंगे बच्चों, तो लिखेंगे ऐसे ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो भोजन के लिए, ऐसे जीव जो भोजन, नहीं नहीं, जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी स्वपोषी कहलाते हैं, कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देना, जैसे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु स्वयं भोजन बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं। वो भोजन के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक, ये 2 प्रकार के हैं। कहते हैं, मैंने बताया प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश
ऊर्जा के द्वारा भोजन बनाते हैं। दूसरा, इसमें एग्जाम्पल भी लिख दो, जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे। अब दूसरा नंबर है बेटा आपका रसायन संश्लेषी। जो रासायनिक विधि से भोजन बनाते हैं, जैसे जीवाणु, राइजोबियम। सल्फर जीवाणु। हो गया बच्चों, नोट कर लो इतना, फिर आगे लिख पाते हैं। हो गया, नोट हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। अब आपका आ जाता है परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। से इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिप्रो। हिप्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। ठीक। और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है। जैसे मानव पक्षी, जानवर आदि। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है। जैसे मानव हो गया, पक्षी, जानवर। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट नंबर है आपका संपोषी।
संपोषी, संपोषी, पोषी। ठीक है, इसका मतलब होता है जो संपूर्ण भोजन, संपूर्ण भोजन लेते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, फिर आपका है सर्वाहारी। सर्वाहारी शाकाहारी मतलब समझते हो जो साग सब्जी खाते हैं, मांसाहारी का मतलब जो मांस खाते हैं, और जो सर्वाहारी होते हैं वो मांस और साग सब्जी दोनों खाते हैं। ठीक है, तो केवल यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, बच्चे समझ जाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हिरन हो गया और गाय हो गया, तो ये सभी क्या है, शाकाहारी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो तो इसमें आपके आ जाते हैं जैसे शेर हो गया, चीता हो गया। ठीक है, फिर सर्वाहारी में आ जाता है मानव, कुत्ता, मानव, कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली आदि। शाकाहारी में हिरन हो गया, गाय हो गया, मांसाहारी। ठीक है, शेर हो गया, चीता, सर्वाहारी में मानव, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, आदि। तो यहाँ पे आपके जो है पोषण समाप्त हुए। अब हम पढ़ेंगे पोषण के चरण। नोट कर लो बच्चों। मिटा दे। अब हम पढ़ते हैं पोषण के चरण। ठीक है, पोषण के बारे में तो हमने पढ़ा कि वो ये ऊर्जा लेने की विधि होती है, लेकिन इसके चरण क्या होते हैं कि पहली विधि क्या होती है कि किस प्रकार से वो भोजन ग्रहण करते हैं। पोषण के चरण, हेडिंग है पोषण के चरण। ठीक है, तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं पोषक चरण। पहला है बेटा आपका अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण हो गया। दूसरा है आपका, दूसरा है पाचन। तीसरा आपका है अवशोषण, अवशोषण। ठीक, नंबर 4 है आपका, नंबर 4 आपका है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। तो नंबर 5 है आपका बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। हो गया, नोट कर लीजिए ना। पहला है अंतर्ग्रहण, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, बहिक्षेपण है। ठीक है, ये है पोषण की विधि, या फिर इन्हें पोषण के चरण कहते हैं। आगे देखते हैं, पहला है अंतर्ग्रहण, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में से समझते चलो बच्चों। ठीक है, अंतर्ग्रहण यानी मुख, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को उठाकर मुख में रखना। ठीक है, भोजन को उठाकर मुख में ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण। अब यहाँ पर पाचन है। ठीक है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे होगा भोजन को मुख में ग्रहण करना। ठीक है, भोजन को मुख में ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण। इसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, अब आपका है डाइजेशन, डाइजेशन पाचन। ठीक है, तो पाचन क्या है,
तो देखो बच्चों, पाचन में यहाँ पे जटिल 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 पदार्थों को जटिल पदार्थों को को जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं पाचन के, इसको मिटा देते हैं। पाचन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। या इसकी एक परिभाषा और है कि अविसरणशील पदार्थों को विसरणशील पदार्थों में बदल देने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया बच्चों? जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि बेटा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो आप चावल या जो रोटी जो ब्रेड वगैरह खाते हो, जितनी भी मीठी चीजें होती हैं, ठीक है, जब आप खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ये हमारी बॉडी में जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो ये हमारे बॉडी में चेंज हो जाता है ग्लूकोज के रूप में। इस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो जो श्वसन में जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या फिर उसको ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को, तो वही ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ती है। जब वो ग्लूकोज को तोड़ती है तो उससे रिलीज होती है ऊर्जा। ठीक है, और उस ऊर्जा का प्रयोग हम जल प्रक्रम में करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो गया? ग्लूकोज में चेंज हो गया। ठीक है, और अगर वसा होगा तो किसमें चेंज होगा? ठीक है, वसा होगा तो ये चेंज हो जाएगा वसी अम्ल में। इसमें चेंज होगा वसी अम्ल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो किसमें बदलेगा? ये बदल जाएगा अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदलेगा, वसा वसी अम्ल के रूप में बदलेगा, प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो ऑलरेडी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इसलिए जो है वो किसी में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं, किसी का निर्माण करते हैं, किसी प्रकार। विटामिन्स भी एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो भी किसी में कन्वर्ट नहीं होता है। ये मिनरल जिसको हम खनिज लवण कहते हैं और विटामिन, ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, मतलब प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। सबसे तेजी गति से ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व अगर पूछा जाए तो ये आपका है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व क्या है? वसा है, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वसी अम्ल में। प्रोटीन किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। प्रोटीन से भी तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन इस प्रोटीन को निर्माणकारी तत्व भी कहा गया है, क्योंकि जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो और वसा की कमी होती है तो ये क्या करती है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण करके तब यह बॉडी को ऊर्जा देती है। ठीक है, और खासकर ये जो है, जो प्रोटीन है, ये कोशिकाओं की, ऊतकों की या मसल्स जो होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनके निर्माण में सहायक होती है, उनको बिल्डअप करती है। तो यहाँ पर हो गया आपका पाचन, इतना नोट कर लो बच्चों, फिर आगे चलिए। हो गया, नोट कर लिए होंगे। अब बात कर रहे थे बच्चों नंबर 3 का, जिसे हमने लिखा था अवशोषण। अवशोषण, कोई भी पदार्थ अगर उसका पाचन हो गया भोजन का, तो उसके बाद क्या होगा?
अवशोषण करेगा। अवशोषण का मतलब होता है कि चावल में जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो चावल से क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट निकालेगा। दाल खाए तो दाल में प्रोटीन है तो प्रोटीन को वो क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ठीक है। और फैट है तो उससे फैट जो जैसे आपने घी खाया या तेल वगैरह खाया, मक्खन खाया, बटर खाया, जो भी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि फैट आ जाएगा। तो ये क्या करता है कि अवशोषण जो चरण है इसका पोषण का, इसमें खाद्य पदार्थों में जो जटिल पदार्थ होते हैं जब वो दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको अवशोषित कर लेते हैं ये। तो यहाँ देखो बच्चों, अवशोषण का मतलब होता है क्या, पोषक तत्वों का अवशोषण। अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण अर्थात, ठीक है, बस इतना बहुत है। ठीक है, पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। फिर नंबर है 4, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, इसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्वांगीकरण चरण में क्या होता है कि अवशोषण किए गए पोषक तत्वों को रुधिर में पहुंचाना, और रुधिर क्या करेगा कि पूरे शरीर में पहुंचा देता है। ठीक है, तो अवशोषण किए गए अवशोषण किए गए पोषक तत्वों को रुधिर के माध्यम से रुधिर के माध्यम से शरीर के भागों तक पहुंचाना, शरीर के भागों तक पहुंचाना। ठीक है, ये हो गया स्वांगीकरण। नंबर 5 आपका था बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण का अर्थ है अवशेष पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ये हो गए आपके पोषण के चरण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हुआ, अंतर्ग्रहण का मतलब हुआ कि भोजन को मुख में ग्रहण करना। पाचन का क्या बताया हमने आपको कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, वसा वसीय अम्ल में चेंज हो जाता है, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अवशोषण का मतलब होता है कि भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों का अवशोषित कर लेना ही अवशोषण कहलाएगा। स्वांगीकरण में क्या हमने आपको बताया कि अवशोषण किए गए पोषक तत्वों को रुधिर के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भागों में, ठीक है, पहुंचाते हैं। बहिक्षेपण, अवशेष पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। जब भोजन पूरी तरह से बच जाता है, जो वर्ज्य पदार्थ होता है, जो स्केलेटरी मटेरियल होता है, उसको शरीर से वो क्या होता है, रिमूव कर देता है, बाहर कर देता है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? ठीक, जाते हैं।
जीव जिनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम उन पोषक तत्वों के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, कि उन पोषक तत्वों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब डाइजेशन यानी पाचन की क्रिया, जब हम आप पाचन विधि बताएंगे मानव में, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिक जानकारी के लिए आप जो है पोषक तत्वों के बारे में बता देते हैं। एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इसको मेंशन कर दिया है, तो आप जो है इसको इसको भी ध्यान दे लीजिए आपकी जानकारी के लिए। और बच्चों ध्यान रहे कि जो एग्ज़ाम है वो तो है ही, लेकिन आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़िए, बल्कि अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए पढ़िए। ठीक है, और बाकी तो जीवन में एग्ज़ाम तो होते ही रहते हैं, वो आपको सिखाए भी धीरे धीरे। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पोषक तत्व। ये हेडिंग डालेंगे बच्चों, पोषक तत्व, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट हेडिंग हो गया पोषक तत्व। तो लिखिए इसकी परिभाषा, ऐसे ऐसे तत्व जिनके जिनके द्वारा जिनके द्वारा जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे तत्व जिनके द्वारा यहाँ बेटा जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, वह पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, वैसे तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है जॉन डाल्टन ने किया था, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो जो एलिमेंट, जो तत्व शब्द है, वो सर्वप्रथम डाल्टन ने ही दिया था। ठीक है, कक्षा 7 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला नंबर 1 आपका है कार्बोहाइड्रेट्स। वसा। और नंबर 3 प्रोटीन। नंबर 4 आपका है खनिज लवण। नंबर 5 आपका है विटामिन। इतना नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनके द्वारा अगर ऊर्जा प्राप्त होती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके हाई स्कूल के सिलेबस से ये इतना ही दिया है। जब आप आगे क्लास में जाओगे तो और आपको भी और चीज़ें पढ़ने को मिलेगी पोषक तत्व में। तो इसमें जो आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन है वही चीज़ें बताई जा रही हैं आपको। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, और नंबर 5 आपका हो गया विटामिन। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब बारी बारी से पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जिनके द्वारा
हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनके बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा। जैसे आप चावल खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चीनी खा लिए, खजूर खा लिए, ठीक है, जितने भी मीठी चीज़ हो गए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट सबसे तेज़ी गति से ऊर्जा देता है। ठीक है, तेल वगैरह खा रहे हो तो वसा है, तो इस तरह से नोट कर हो गए। आइए बच्चों आगे ले चलते हैं आप लोगों को। अगला है नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट में पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी नज़दीक है और समय भी आप लोगों के पास कम है, तो इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। तो हेडिंग डालिए बच्चों, ये पॉइंट पहला यहाँ बना लीजिए। यह सबसे तेजी गति, यह सबसे तेजी गति से ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, पोषक तत्व है। यह सबसे तेजी गति से ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका निर्माण, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मिलकर हुआ। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ये दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें ए ऐसे डाल देते हैं। पहला है आपका यहाँ पर ए, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, जटिल कार्बोहाइड्रेट, और बी आपका है सरल कार्बोहाइड्रेट्स, सरल कार्बोहाइड्रेट। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल्स हैं, ठीक, जटिल कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है, इसमें पाया जाता है जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, और लगभग जो अनाज होते हैं उनमें पाए जाते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे
केला हो गया, खजूर हो गया, चीनी। जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल वगैरह खाओगे, गेहूं वगैरह खाओगे, तो वो आपको जो है मिठास, हल्का मिठास होगी, मतलब उसमें स्टार्च के रूप में रहेगा, ठीक है। और जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट केला, खजूर, चीनी, तो इनको खाने के बाद तुरंत ही मीठा आएगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। यह सबसे तेजी गति से ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर हुआ है। ये दो प्रकार के होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट एंड सरल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूं, जौ, और सरल कार्बोहाइड्रेट केला, खजूर, चीनी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके स्रोत, स्रोत क्या है इसके। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका काफी है स्रोत में। नोट हो गया बच्चों, आगे लिखो है। अब वसा के बारे में पढ़ाते हैं। तेल जिसको कहते हैं, ऑयल। वसा, इसको कहते हैं फैट। फैट हेड डाल लीजिए। इसमें भी पॉइंट बनाइए बच्चों। यह धीमी गति से ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, है। परंतु परंतु हो गया, सुन लिखिए पहले। परंतु कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में सबसे अधिक, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्रोत घी हो गया, मक्खन हो गया, मक्खन,
मस्टर्ड आयन। तो वसा सबसे धीमी गति से ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, इसीलिए कहा गया है कि देर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ। ठीक है, पूरी तैयारी के साथ। परंतु कार्बोहाइड्रेट की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा देता है। अगर वसा की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो उससे एक डिजीज हो जाता है जिसको कहते हैं ओबेसिटी, हिंदी में उसे मोटापा कहते हैं। अगर फैट की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में तो बच्चों इतना नोट कर लो, फिर आगे चलें। नोट हो गया? जानते हो बच्चों, मोटापा का मुख्यतः कारण क्या है कि पहले लोग बहुत खेती किसानी बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे, लेकिन खाने के लिए उतना भोजन प्राप्त नहीं मिल पाता था। और लेकिन अब लोग काम कम करते हैं लेकिन एनर्जी भरपूर लेते हैं। जब आप आवश्यकता से अधिक एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, तो बॉडी जितना इस्तेमाल करना होती है उसको कर लेती है, लेकिन जो एनर्जी बच जाती है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है, उसी को हम फैट कह देते हैं। क्योंकि जितने भी आप भोजन बनाए जा रहे हैं घर में, लगभग उसमें ऑयल या तेल या घी का इस्तेमाल किया ही जाता है, चाहे वो रिफाइन हो चाहे वो सरसों का तेल हो। अब नेक्स्ट पोषक तत्व आपका है बेटा, क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन इसमें पॉइंट बना लीजिएगा बच्चे। यह एक निर्माणकारी पोषक तत्व है। यह एक निर्माणकारी पोषक तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कोशिकाओं एवं ऊतकों में हुई टूट फूट या कोशिकाओं एवं ऊतकों में हुई टूट फूट की मरम्मत करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर से मिलकर हो। यह एक निर्माणकारी पोषक तत्व है। यह कोशिकाओं ऊतकों में हुई टूट फूट की मरम्मत करती है। तो आप लोग तो जानते ही बच्चों कि हमारी कोशिकाएं हमेशा उनका निर्माण होती रहती है और हमेशा वो टूटती रहती हैं, और जब पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं तो नई कोशिकाएं बनती है। कोशिकाओं की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था।
लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज किया था वह कैसी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका थी, मृत कोशिका थी, अर्थात कि उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने किया। तो उन्होंने जो जीवित कोशिका की खोज किया था वो था जीवाणु, ठीक है, लेकिन उन्होंने जीवाणु नाम नहीं रखा था। बाद में एक वैज्ञानिक आए थे ए हरेनबर्ग, उन्होंने 1829 में उसका नामकरण किया जीवाणु, जीव प्लस अणु, जीवित अणु। ठीक है बच्चों, और ऊतक है तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाइकार्ट ने किया। बाइकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग किया। जब कोशिकाओं का समूह मिल जाता है, समान रचना एवं समान कार्य करने वाले अंग को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। समान रचना समान कार्य करने वाले अंग को ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाइकार्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। तेरा नोट हो गया बच्चों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लीजिए। इसकी खोज, इसकी खोज, इसकी खोज किसने किया? पता है बच्चों? इसकी खोज 1838 में बार्जीलियस, बार्जीलियस, बार्जीलियस ने किया। परंतु परंतु प्रोटीन शब्द का प्रयोग का प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुल्डर, मुल्डर, मुंडल, मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया। मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया। नोट हो गया बच्चों? 1838 में बार्जीलियस ने किया था, लेकिन इसका नामकरण किसने किया था? मुल्डर, मुल्डर, मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो है आपका क्वाशरकोर और एक होता है बराबस। क्वाशरकोर क्या होता है कि किसी बच्चे में अगर प्रोटीन नहीं मिलती है, जैसे मदर का मिल्क नहीं मिला या माँ का दूध नहीं मिला उसे, ठीक है, तो ऐसे बच्चे को कुपोषण हो जाता है और मतलब उसको जो है प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्वाशरकोर उसमें बच्चा कमजोर होता है, मानसिक रूप से दुर्बल होता है, शरीर उसका कमजोर होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो वो हो जाता है बराबस। तो उसके अंदर ऊर्जा की भी कमी रहेगी, मसल्स भी डेवलप नहीं रहेंगे। प्रोटीन के स्रोत, तो इनके स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो जैसे दाल हो गया, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा होती है। दाल हो गया, अंडा हो गया, और
5 हो गया 8। दालों में लिख लो, दालों में हो गया बच्चों। अब आगे चलते हैं, खनिज लवण के बारे में बताते हैं। तो अभी तक जितने हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों ही ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। लेकिन जो प्रोटीन है वो केवल आवश्यकता पड़ने पर ही ऊर्जा देती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है खनिज। खनिज लवण, खनिज लवण इसमें भी पॉइंट बना लीजिए। यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, परंतु इनके द्वारा ऊर्जा नहीं मिलती है। इनके द्वारा ऊर्जा नहीं मिलती है। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा आप लोगों को। जैसे Fe हो गया, जिसको हम कहते हैं आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। तो खनिज लवण क्या करते हैं कि ये हमें प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात हमें रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ देखो Fe है, जिसको हम आयरन कहते हैं। तो अगर किसी की बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उसको ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, जो विटामिन के की कमी से भी होता है। तो आयरन क्या करता है कि हमारे जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कैल्शियम क्या करता है कि हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, उसे कठोरता प्रदान करता है। फास्फोरस क्या करता है, हमारी हड्डियों को लचीला प्रदान करता है। जैसे अगर हम मुड़ते हैं या झुकते हैं तो ये हमारी हड्डियों को लचीलापन प्रदान करता है। यदि हमारी बॉडी में सिर्फ कैल्शियम ही हो, अगर फास्फोरस ना हो, तो अगर हम जरा से भी इधर उधर मुड़े या झुके तो हड्डियों में क्रैक आ सकता है, टूट सकता है। सोडियम NaCl, जो नमक हम लोग खाते हैं, ठीक है। पोटेशियम, प्याज लहसुन वगैरह जो खाते हैं, ठीक है। तो ये सब बेटा पाया जाता है खनिज लवण, और खनिज लवण बहुत ही जरूरी है, चाहे वो सूक्ष्म मात्रा में ही हो। तो ये हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। वो तीनों क्या कर रहे थे, ऊर्जा प्रदान कर रहे थे, लेकिन ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन की, लास्ट टॉपिक। विटामिन
पॉइंट लिख लीजिए, यह सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये शरीर को रोगों से बचाते हैं। ये शरीर को रोगों से बचाते हैं, मतलब प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। विटामिन, विटामिन की खोज कहीं कहीं दिया है लूनिन, ठीक है, लेकिन मोस्टली विटामिन की खोज कहीं कहीं दिया है बेटा कि लूनिन, लेकिन मोस्टली जो किताबों में दिया है, जो एनसीईआरटी में दिया है, वो दिया है फंक। तो विटामिन शब्द का प्रयोग, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जल में घुलनशील विटामिन। इसका एग्जाम्पल है बेटा जल में घुलनशील विटामिन बी व सी। इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर 2 है आपका वसा। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। इसका एग्जाम्पल ए डी ई के, ए डी ई के। तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और अगर इनकी कमी हो जाती है तो शरीर में अपूर्णता नामक रोग हो जाता है। अब विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज लूनिन ने किया था, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील जो जल में घुल जाए जैसे बी है, और सी है वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। अब इन दोनों के बारे में जानते हैं। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग, स्रोत और उनकी खोजकर्ताओं के नाम हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपने नोट्स में ये कॉलम बना लेना ऐसे ऐसे। ऐसे कॉलम बना लेना। एक नंबर 1, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ आपसे कर देते हैं नंबर 2 3। यहाँ पर एक और कॉलम बनाते हैं,
तो यहाँ पे हो गया क्रम संख्या, यहाँ हो गए विटामिन, यहाँ हो गया स्रोत, यहाँ स्रोत नहीं, यहाँ रोग कर दीजिए, रोग, और यहाँ पर हो जाएगा स्रोत, यहाँ खोज करता। नंबर 1 विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, जैसे ही शाम होती है, जैसे अंधेरा होता है, तो दिखाई देना बंद हो जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्लाइंडनेस रहता है। इसके स्रोत क्या है, जैसे गाजर हो गया, पपीता हो गया, मूली हो गई। इसकी खोज किसने किया था विटामिन ए की? मैकुलन। मैकुलन। नंबर 2 विटामिन बी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी। इनके स्रोत हैं अनाज, अनाजों में होता है, फल, इसकी खोज भी किसने किया था? मैकुलन ने ही किया था। नंबर 3 विटामिन सी। विटामिन सी स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि दांतों से खून आने लगता है, ओठ फट जाते हैं, मतलब दांतों में, मसूड़ों में रोग लग जाता है, और धीरे धीरे वो पायरिया के रूप में बदल जाता है ना। जैसे दांतों में रहने वाला एक प्रकार का परजीवी है, कौन सा परजीवी है? एंटमीबा जिंजिवाइल्स। तो ये पाया जाता है रसीले फलों में, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। इसकी खोज किया था सी होलकट। सी होलकट। सी होलकट। नंबर 4 विटामिन डी। इससे होता है रिकेट्स। आपकी बुक में रिकेट्स दिया हुआ है, लेकिन बच्चों में रिकेट्स होता है, बूढ़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, और हो गया दूध। इसकी खोज सी हॉब्स किंग्स और नंबर 5 है विटामिन विटामिन ई। इससे हो जाता है बांझपन, या फिर इसे जो है नपुंसकता भी कहते हैं। नपुंसकता। नपुंसकता। कहाँ
पाया जाता है? फलों में, फलों में सब्जियां हो गया, बादाम हो गया, अंडा। विटामिन ई की खोज किसने किया था? इवान और बिशप। तो बिशप ही लिख लो, बिशप, बिशप नामक वैज्ञानिक ने किया। एक नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे लिखवाते हैं। हो गया बच्चों? नंबर है विटामिन के। विटामिन के कमी से हो जाता है बेटा एनीमिया। एनीमिया, इसमें कौन की कमी हो जाती है? तो पालक, फल, अंडा आदि। खोजकर्ता हेनरिक डैम। हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज की है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से मन लगा के सभी लोग पढ़ाई करें। और एक बात का जरूर ध्यान दें, जो हमारा चैनल है वो चैनल का नाम है बायोलॉजी एक्सपर्ट सुपर एकेडमी क्रिएशन। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।